सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जेएंडके के जो 3 एक्ट्स हैं उनके ऊपर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके ऊपर ज़रूर हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। पूरी पीडीएफ्स जो हैं बेयर एक्ट सोसाइटीज़ की, वो पीडीएफ्स जो है मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी हैं। लेक्चर 7, 8 एंड 9 जो है वो इन्हीं 3 एक्ट्स को कवर करता है। कोऑपरेटिव पोर्शन जब आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी क्योंकि वक्त कम है तो उतने ज़्यादा डिटेल में पढ़ पाना जो है मुश्किल है बच्चों के लिए, खासकर जो अभी अभी नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ज़रूर एक वीडियो जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। इसमें मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बताऊंगा। अगर आप वो भी याद कर लेते हैं इस एक्ट के रिलेटेड, तो वो पॉइंट भी आपको जो हैं काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चन जो हैं होंगे इस एक्ट से। आई होप कि वो आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। वीडियो डिटेल में देखनी है तो आप लेक्चर 7, 8, 9 देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम ऑलरेडी शॉर्ट है और आप कहते हैं कि जाते जाते कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं इन एक्ट्स के अंदर में से, तो आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। और आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1989 के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उसकी बात करेंगे। बाकी जो 2 एक्ट्स हैं उसको हम फर्दर आगे 1-2 वीडियोज़ जो और होंगी उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जल्दी जल्दी आज हम जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा लंबी जो है ये वीडियो ना जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखने वाली है इस एक्ट से, देखिए हर सेक्शन जो है इम्पोर्टेंट, ये याद रखना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। तो आपको 2 चीज़ें अभी पहले से याद रखनी है कि इस एक्ट जो है 1989 का, इसके 16 चैप्टर्स हैं, टोटल सेक्शन इसके अंदर 177 सेक्शंस हैं। तो हर सेक्शन याद करना मुश्किल है, लेकिन आपको चैप्टर जो हैं 16, ये 16 के 16 चैप्टर जो हैं ये आपको ज़रूर याद रखने पड़ेंगे। चैप्टर्स याद किए बिना जो है आपका काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये 16 चैप्टर जो हैं ये मैंने लिख दिए हैं। इसके आगे ये किस किस में आता है आप पढ़ सकते हैं। और फर्दर हर चैप्टर के अंदर जो है कौन कौन सा आर्टिकल आता है ये भी मैंने ब्रैकेट में जो है आखिर में लिख दिया है। ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए एक बार मैं पढ़ देता हूँ, शायद आपको ये थोड़ी समझ भी ना आएगी राइटिंग। ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूँ। पहला जो है प्रीलिमिनरी है, 1 और 2 आर्टिकल इसके अंदर आता है। दूसरा जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। तीसरा मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनके एसेट्स एंड लाइबिलिटी है। चौथा जो है आपके मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी है। पाँचवां जो है प्रिविलेजेस है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कौन कौन सी प्रिविलेजेस मिलती हैं। 6 में आपकी गवर्नमेंट एड आ जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या मदद मिलती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। 7वें में आपकी प्रॉपर्टी फंड एंड सोसाइटी आ जाती है, प्रॉपर्टी एंड फंड ऑफ सोसाइटी। 8वें में आपकी ऑडिट आ जाती है, इंक्वायरी आ जाती है, इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें। 9वें में आपकी डिस्प्यूट की सेटलमेंट्स आ जाती है। 10वें में जो है आपकी वाइंडिंग अप ऑफ सोसाइटीज़ आ जाती है। 11वें में आपकी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक आता है। 12वें में आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ आती हैं। 13 जो है उसमें एग्जीक्यूशन सॉरी अपी 13 में आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ अवार्ड डिक्री एंड ऑर्डर्स आती है। चौथा में आपकी अपील 14 में अपील रिवीजन एंड रिव्यू आता है। एंड 15 में आपकी जो है ऑफेंसेस एंड पेनल्टी आती है। और 16 में आपकी मिसलेनियस आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें फर्दर देख सकते हैं आप। वीडियो को पीछे करके भी आप फर्दर जो है सुन सकते हैं अगर आपको ना समझ आ रही हो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की या बात करते हैं डायरेक्ट से ही। देखिए, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई एप्लीकेशन देनी है तो वो कितने बंदों के द्वारा साइन होनी चाहिए, तो वो आपको पता है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है तो 100 बंदों के द्वारा मिनिमम साइन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी चलेंगे। और प्राइमरी नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ है तो कम से कम 50 बंदों के द्वारा ये साइन होनी। थोड़ी नॉइज़ वगैरह आज रहेगी आपको। घर के बिल्कुल साथ मेरे एक शादी है, तो वहाँ पर थोड़ा फंक्शन जो है चल रहा है, तो काफ़ी वहाँ पर लोग हैं, तो थोड़ी बीच में नॉइज़ शायद आपको मिलेगी, लेकिन आप उस पर नॉइज़ पर कंसंट्रेशन मत दीजिएगा, आपको वीडियो पर कंसंट्रेशन देनी है। ठीक है, तो साइन के लिए मैंने बता दिया आपको। दूसरा है कि आप जो साइन करने वाले बंदे हैं वो कम से कम 18 साल की उम्र या प्लस के होने चाहिए। ये अभी पंजाब कोऑपरेटिव बैंक में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 18+ एज होनी चाहिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आप एक साइन के लिए आप एप्लीकेंट बन सकते हैं। 18 से कम है तो आप एप्लीकेंट नहीं बन सकते। ठीक है, दूसरा है कि टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन और रिफ्यूज़ल। अब जब आप एप्लीकेशन देते हो रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसको रजिस्ट्रार या तो रिफ्यूज़ करता है या तो उसको एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ल दोनों केसेस में मैक्सिमम टाइम रजिस्ट्रार कितना लगाएगा वो है आपका 1 मंथ। ठीक है, और प्रोविजनल आपको सर्टिफिकेशन पहले मिलेगा उसकी तरफ से, वो रहेगा 6 महीने के लिए। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, पढ़ाया हुआ है। आई होप जिन बंदों की रिवीजन है उनके लिए तो बड़ा मक्खन जैसा लेक्चर रहने वाला। ठीक है, और लाइबिलिटी जो है सोसाइटी की, मैक्सिमम सोसाइटीज़ जो इसके अंदर रजिस्टर होती हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी ही होती है। सम एक्सेप्शन अगर रजिस्ट्रार चाहेगा या सोसाइटी चाहेगी तो वो अपने बाय लॉज में कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है लाइबिलिटी जो इस एक्ट के अंदर जितनी भी सोसाइटी मैक्सिमम रजिस्टर होती है उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। अब बाय लॉज में अगर अमेंडमेंट लानी है
बायलॉज में अगर अमेंडमेंट लानी है तो उसके लिए भी आपको जो भी प्रपोजल रहेगा सोसाइटी की तरफ से रजिस्ट्रार को जाएगा, तो रजिस्ट्रार को कितने महीने में उसको फाइनलाइज करना है, तो वो भी 1 महीने में ही करना है, ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज में, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, जो कि 2010 में जो अमेंडमेंट हुआ था, 2010 में अमेंडमेंट आने से पहले जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो अगर बैंक के नाम को अपने नाम के साथ यूज़ करती थी, बैंक को एज अ डेरिवेटिव, तो उनको 2010 में जब ये अमेंडमेंट आए तो उसके बिल्कुल 3 महीने के अंदर अंदर जो है इस बैंक के डेरिवेटिव को हटाना जो है ज़रूरी था, अदरवाइज़ उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जब 2010 का अमेंडमेंट हुआ तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो भी डेरिवेटिव बैंक का यूज़ करती थी, तो उनको कितना टाइम दिया गया था वो बैंक का डेरिवेटिव अपने नाम के आगे से हटाने के लिए, ठीक है। तो वो 3 मंथ का था। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अमेंडमेंट जो बायलॉज के होते हैं वो इम्प्लीमेंटेड कौन सी डेट से होते हैं। तो जो भी बायलॉज के में अमेंडमेंट होते हैं वो उसी दिन से इम्प्लीमेंट होंगे, उसी दिन से फोर्स में आ जाएंगे जिस दिन वो रजिस्ट्रार के रजिस्टर में उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो जिस दिन उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसी दिन से वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, फोर्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब लाइबिलिटी में अमेंडमेंट अगर चाहिए तो लाइबिलिटी के अमेंडमेंट लाइबिलिटी जो रहेगी सोसाइटी की उसमें अमेंडमेंट लाने से पहले, उसमें रेजोल्यूशन का अमेंडमेंट लाने से पहले, मीटिंग बिठाने से पहले 1 मंथ का नोटिस जो है सोसाइटी को वो अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने क्रेडिटर्स वगैरह को देना पड़ता है, ठीक है। तो कम से कम कितने महीने पहले का नोटिस देना है, तो 1 महीने पहले का नोटिस देना है। इसमें बीच फाइल अगर कोई शेयर्स अपने विदड्रॉ करना चाहता है तो कर सकता है, अदरवाइज जो है उसको उसकी हामी मानी जाती है, ठीक है। अब कहता है कि अगर सोसाइटी को अमलगमेट करना है या ट्रांसफ़र करने हैं उसके एसेट एंड लाइबिलिटी, तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है 2/3 मेजॉरिटी से, और उस केस में भी 1 महीने का नोटिस जो है स्टेक होल्डर्स को और क्रेडिटर्स को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है कि मान लीजिए कि अमलगमेशन के लिए जो है सोसाइटी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, लेकिन उसमें किसी ने ऑब्जेक्शन खड़ी कर दी है कि नहीं, ये अमलगमेशन नहीं होनी चाहिए थी, या इसमें किसी गलत इंसान ने वोट कर दिया है। तो जो भी ऑब्जेक्शन अगर इसके लिए रेज़ हो जाता है तो सोसाइटी को वो ऑब्जेक्शन जो है अगले 2 महीनों के अंदर अंदर उसको रिज़ॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनकी अमलगमेशन के केस में आरबीआई की जो है परमिशन या कंसल्टेशन जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। पहले परमिशन होता था, अब अमेंडमेंट जो हुई है उसमें अब उसको कंसल्टेशन से जो है वो चेंज कर दिया गया। तो आप आरबीआई की कंसल्टेशन जो चाहिए, ठीक है। तो अगर कोऑपरेटिव बैंक्स को अमलगमेट करना है तो आपको आरबीआई की परमिशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेंबरशिप की अगर बात करें कि सोसाइटी में अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए जब वो एप्लीकेशन डालता है तो सोसाइटी को उसको परमिशन या रिफ्यूज़ करने दोनों का हक होता है। कितनी देर में मैक्सिमम जो है उसको वो चीज़ रिफ्यूज़ करनी है या उसको बताना है कि आप मेंबर हो या नहीं, तो वो उसका टाइम रहता है बिल्कुल 15 दिन, ठीक है। तो 15 दिन के अंदर सोसाइटी को अपने नए एप्लीकेंट को बताना पड़ता है कि अब वो उसको मेंबर के तौर पर सोसाइटी में लेना चाहती है या नहीं चाहती है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी मेंबर अंदर आया है, अगर उसको एलिजिबिलिटी को लेकर किसी ने कंप्लेन करके रखी है, तो ऑर्डर जो होगा उस कंप्लेन को रिव्यू करना ही पड़ेगा। उस कंप्लेन को रिव्यू करने के लिए, उस पूरे केस को सुनकर उसका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर देने के लिए कितना टाइम रहता है उस कंप्लेन के बाद, तो कंप्लेन होने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर किसी ने भी कंप्लेन की है कि ये कोई भी मेंबर जो है वो इनएलिजिबल है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को पूरा नहीं करता, तो 30 दिन के अंदर अंदर सोसाइटीज़ को उसके खिलाफ जो है या उसके फेवर में जो भी रहेगा, जो भी डिसीजन रहेगा उसका ऑर्डर पास करना पड़ता है। अब जो नॉमिनल मेंबर रहते हैं या एसोसिएट मेंबर भी जिनको बोलते हैं, उनके बारे में 2 चीज़ें याद रखिएगा। तो नॉमिनल या एसोसिएट मेंबर उसको ना ही वोटिंग राइट होता है और ना ही उसको कोई शेयर्स एंटाइटल होते हैं, ठीक है। ना ही उसको शेयर मिलते हैं सोसाइटी की तरफ से, ना ही उसको वोटिंग राइट मिलता है। उसके बाद याद रखिए कि चेयरमैन जो रहता है उसके पास जब भी कोई डिसीजन लेना है और टाई आ गया है, इक्वालिटी हो गई है वोट की, तो एडिशनल वोट का कास्ट करने का हक जो है वो चेयरमैन के पास रहता है, ठीक है। तो कास्टिंग वोट का अधिकार या सेकंड एडिशनल वोट का अधिकार जो है वो चेयरमैन के पास रहता है जब भी कोई केस में टाई हो जाए, ठीक है। अब शेयर होल्डिंग की बात करें तो नॉर्मल मेंबर को मैक्सिमम 1/5 ऑफ शेयर मिलेंगे, जितने भी टोटल हैं उसके 1/5 वो रख सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, या फिर अगर रुपीज़ की वैल्यू में बात करें तो 1000 तक के शेयर जो है वो नॉर्मल केसेस में रख सकता है। और फाइनेंशियल बैंक के केसेस में 1/5 तो रहता ही रहता है, लेकिन ये जो 1000 रुपये वाली लिमिट है ये 5000 तक हो सकती है, तो 5000 या 1/5 जो भी कम रहता है वही उसको रखने पड़ते हैं, ठीक है।
अब ट्रांसफ़र अगर कोई अपने शेयर जो है ट्रांसफ़र करना चाहता है तो 2 कंडीशन रहती हैं कि एक तो उसको अब मेंबर जो रहेगा सोसाइटी का कोई दूसरा मेंबर है उसी को वो ट्रांसफ़र कर सकता है, जो नॉन मेंबर है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और दूसरा है कि कम से कम वो 1 साल तक पहले मेंबर खुद रहना चाहिए तभी वो जाकर ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर वो 1 साल से कम खुद मेंबर अभी उसको हुए 1 साल नहीं हुए हैं, तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता शेयर किसी को भी, ठीक है? अब मान लीजिए किसी की डेथ होगी तो डेथ के केस में जो नॉमिनीज़ रहेंगे उनको ट्रांसफ़र किए जाते हैं शेयर। तो शेयर का ट्रांसफ़र जो है नॉमिनी को वो 1 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए, जो भी डिज़ीज़ मेंबर का रहा है नॉमिनी, ठीक है? और बाकी जो उसके ड्यूज़ वगैरह रहते हैं, कोई डिविडेंड है या कोई प्रॉफ़िट में या कोई दूसरी तीसरी उसकी बेनिफिट्स हैं, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने में हो जाने चाहिए, ठीक है? और लायबिलिटी अगर किसी की डेथ हो गई तो उसकी लायबिलिटी कितनी देर तक रहती है? तो 1 साल तक उसकी लायबिलिटी बनी रहती है, ठीक है? और मान लीजिए कि आज अगर वाइंडिंग अप हुई है किसी सोसाइटी की और उसके पिछले 2 साल, सो इधर 2 मंथ नहीं है, इधर 2 ईयर कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है? तो 2 साल वाइंडिंग अप सोसाइटी की वाइंडिंग होने से पिछले 2 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें अगर किसी की डिसीज़ की किसी भी मेंबर की डेथ हुई है तो उसकी लायबिलिटी कब तक चलती है? उसकी लायबिलिटी चलती है जब तक लिक्विडेशन प्रोसेस जो है वो पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है? अब नेक्स्ट करते हैं फाइनल अथॉरिटी जो कोऑपरेटिव मैनेजमेंट की वो कौन सी रहती है? वो है उसकी जनरल बॉडी जो कि हर कोई डिसीजन रहती लेती है, वोटिंग के थ्रू डिसीजन लिए जाते हैं, तो वो उनकी फाइनल अथॉरिटी रहती है। अब इलेक्शन जो है कब होते हैं सोसाइटी के? तो उसकी एनुअल जनरल मीटिंग में जो है वो होते हैं। और स्पेशल मीटिंग अगर किसी को बुलानी है तो स्पेशल मीटिंग का रिक्वेस्ट जब भी देना है उनको बोर्ड ऑफ मेंबर को, तो उस रिक्वेस्ट के 1 महीने के अंदर अंदर स्पेशल मीटिंग जो है बोर्ड को बुलानी पड़ती है मेंबर्स की, अदरवाइज जो है वो उनको फिर निकाला भी जा सकता है, ठीक है? अब जो कमेटी रहती है यानी बोर्ड ऑफ मेंबर जो रहते हैं सोसाइटी के, उनका टर्म जो है कितना रहता है? तो वो 3 साल का टर्म रहता है। और अपनी टेन्योर के ख़त्म होने के 3 महीने से पहले-पहले जो कम से कम उनको इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, जिसमें उनको अगली जो आने वाली कमेटी है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है? अब एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट किया जाता है सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटर मान लीजिए टर्म ख़त्म हो गई है कमेटी की और नई कमेटी अभी तक वहाँ पर अपॉइंट नहीं हुई है, तो कितनी देर के लिए एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट रख सकती है? तो पहले मिनिमम उसको पहले 3 महीने के लिए ही रखा जाएगा, और अगर 3 महीने में भी इलेक्शन नहीं हो पाए किसी वजह से तो फिर उसको 3 महीने और दिए जाएंगे, टोटल जो है उसको 6 महीने तक रखा जाएगा, ठीक है? अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है उसकी अगर किसी सोसाइटी में शेयर होल्डिंग है, यानी उसमें वहाँ पर शेयर पकड़ के रखें, अगर शेयर होल्डिंग नहीं है तो उसको कोई भी बोर्ड ऑफ कमेटी का जो बोर्ड रहेगा वहाँ पर वो मेंबर नॉमिनेट नहीं कर सकता। अगर उसकी शेयर होल्डिंग है तो वो लगभग 1/3 ऑफ मेंबर या फिर 3 मेंबर जो हैं, जो भी नंबर कम रहेगा तो उसको उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को वो बोर्ड ऑफ मेंबर में नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है? अब कहता है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया है कि कम से कम 2 एसटीज़ एससी के बंदे होने चाहिए और 1 वीमेन होनी चाहिए। लेकिन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में ये जो 3 बंदे हैं जिसमें 2 एसटी एससी के और 1 वुमन रहेगी, वो इलेक्शन के द्वारा फील्ड करने पड़ते हैं। और दूसरी जो सोसाइटीज़ हैं उसमें ये जो 2 एसटी एससी के मेंबर और 1 वीमेन है, इसको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, ये इलेक्टेड नहीं होते, ठीक है? अब एपेक्स कोऑपरेटिव और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर बात करें, अगर वहाँ पर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है तो वहाँ पर वो कितने नॉमिनी जो अपनी तरफ से अपॉइंट कर सकती है? तो एक नॉमिनी जो है अपॉइंट कर सकती है। और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के केस में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नॉमिनी नहीं रहता, ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट है कि नो पर्सन मेंबर ऑफ कमिटी इफ़ डिफॉल्टेड फॉर 1 ईयर नॉर्मली और 90 डेज। अब कहता है कि कोई भी पर्सन जिसने लगभग 1 साल तक जो लगातार डिफ़ॉल्टर रहा है, नॉर्मली 1 साल तक डिफ़ॉल्टर रहा है बाकी सोसाइटीज़ में, और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ की अगर बात करें वहाँ पर अगर 90 दिन तक भी वो डिफ़ॉल्टर रहा है तो वो किसी भी सोसाइटी की कमेटी का मेंबर जो है वो नहीं बन सकेगा, ठीक है? अब कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि इन केस ऑफ सुपरसेशन या रिमूवल ऑफ कमेटी, की जहाँ पर कमेटी जो है वो सुपरसीड हो जाए या उसको रिमूव कर दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट किया जाएगा उस केस में, सुपर सेशन के केस में, वो पहले तो 2 महीने तक रहेगा, ठीक है? 2 महीने में फिर इलेक्शन करवाने हैं, और मैक्सिमम अगर इलेक्शन नहीं भी हो पा रहे तो मैक्सिमम उसको 1 ईयर की एक्सटेंशन 2 बारी और मिलेगी, और मैक्सिमम जो है वो 2 साल तक वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर रह सकता है सुपर सेशन के केस में, ठीक है? अब कहते हैं कि सोसाइटी की जो कमेटी रहेगी उसको सुपरसीड कैसे किया जा सकता है? तो 2 हालात में किया जाएगा। या तो क्या रहे कि 3 साल तक लगातार वो सोसाइटी लॉस झेल रही है, उसको नुकसान ही हो रहा है, तो तब भी उसको उसके बोर्ड को सुपरसीड किया जा सकता है। या फिर उसकी जो एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है उसमें लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग में क्वारम अगर नहीं बन पा रहा है,
है, यानी जो कम से कम बंदों की ज़रूरत होती है किसी मीटिंग को इनिशिएट करने के लिए, अगर वो कोरम नहीं मेंटेन हो रहा है 3 लगातार मीटिंग तक, तब भी इसको सुपरसीड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं कि जो डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट्स होते हैं, इनको कितनी देर तक इलेक्शन नहीं लड़ने का हक नहीं होता, तो लगभग उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के 3 साल तक वो इलेक्शन फर्दर नहीं लड़ सकते, ठीक है। अब कहते हैं गवर्नमेंट कितने शेयर सब्सक्राइब कर सकती है, तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में गवर्नमेंट जो है 25% से ज़्यादा शेयर जो है किसी भी सोसाइटी के वो नहीं होल्ड कर सकती। और गवर्नमेंट को जो डिविडेंड दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा डिविडेंड किससे मिलेगा, गवर्नमेंट को डिविडेंड कम ही मिलेगा, ठीक है। अब कहता है कि बोनस या डिविडेंड जो देना पड़ता है सोसाइटी को अपने मेंबर्स वगैरह को, वो नेट प्रॉफिट से ही देना पड़ता है। वो बाकी ऐसी किसी दूसरी डोनेशन से या किसी डिबेंचर्स वगैरह इशू करके नहीं डाल सकते, वो सिर्फ नेट प्रॉफिट से ही मिलेगा। और जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा उसका कितना हिस्सा जाएगा डिस्टर्बेंस, तो नेट प्रॉफिट का 25% हिस्सा मैक्सिमम वो रिजर्व फंड में रखेंगे, 10% ही डोनेशन के लिए दे सकते हैं, और बाकी रिलीजियस या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए कुछ नहीं देना है, ठीक है। अब ऑडिट की बात करें तो रजिस्ट्रार जो है 1 साल में एक बार ही ऑडिट करेगा कम से कम। और अगर कोई भी डिफेक्ट अगर आ रहा है सोसाइटी की ऑडिट्स में, ठीक है, कोई पैसे आगे नीचे हैं, तो उसको रेक्टिफाई कितने दिनों में करना है, तो 45 दिनों के अंदर अंदर उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है सोसाइटी को, ठीक है। अब कहता है कि सॉरी, फाइनल अथॉरिटी जो रहती है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, वो कौन रहता है, तो बिल्कुल डिस्प्यूट को सेटल करने की फाइनल अथॉरिटी जो है रजिस्ट्रार के पास है। लेकिन जो केसेस रेफ़र होते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट के, वो अलग अलग के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट। तो अगर 50,000 से कम का कोई केस है तो वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को रेफ़र होगा सॉल्व करने के लिए, और 50,000 से ज़्यादा है तो एडिशनल या जॉइंट रजिस्ट्रार को रहेगा। अगर इनके भी फैसले से कोई खुश नहीं है तो फिर रजिस्ट्रार के पास जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि डिस्प्यूट जो है वो जब भी रेफ़र किया जाए तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर सॉल्व करना पड़ता है। देखिए, जिसके भी पास डिस्प्यूट को भेजा जाएगा उसको अगले 6 महीने में डिस्प्यूट को सॉल्व करना ही करना है, ओके। और अगर 6 महीने में भी नहीं हो पाए तो उसको फिर अनदर 6 मंथ जो है वो मिलते हैं इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो वो मैक्सिमम 1 साल मिलेगा और एक टाइम में 6 महीने ही मिलते हैं, ठीक है। अब कहता है कि वाइंडिंग अप की वाइंडिंग करनी है अगर सोसाइटी की, तो उसके लिए अगर सोसाइटी खुद एप्लीकेशन दे रही है तो कम से कम 3/4 ऑफ मेंबर के द्वारा साइन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर वाइंडिंग अप होने वाली है तो लिक्विडेटर अगर जो अपॉइंट किया जाता है तो उसको लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है 6 महीने के अंदर अंदर इन केस ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, और नॉर्मल सोसाइटी में उसको 1 साल के अंदर अंदर जो है लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है, ठीक है। एक्सटेंशन फर्दर मिल सकता है 1 साल का अगर इस टाइम के अंदर ना हो पाए तो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर लिक्विडेशन वाइंडिंग अप जब सोसाइटी की होगी उसके 2 महीने तक भी उस वहाँ पर कोई लिक्विडेटर अगर अपॉइंट नहीं किया गया है तो रजिस्ट्रेशन उस सोसाइटी की ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब डिबेंचर की बात करें तो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक जो है उसके डिबेंचर जो इश्यूज़ होते हैं उसकी वैलिडिटी 20 साल की रहती है। अगर रिडीम करना चाहते हो अर्लियर तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है। और हाउसिंग सोसाइटीज़ अगर डिबेंचर इश्यूज़ करती है तो उनका मैक्सिमम पीरियड जो है वो 25 साल का रहता है, और उनको भी अगर रिडीम करना है तो 3 महीने का नोटिस पहले देना पड़ता है, ठीक है। अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टी को अगर डिस्ट्रेन करना है यानी बेचना है तो वो कब स्टार्ट हो सकता है, जब उसकी फर्स्ट मंथ की पेमेंट जो है वो डिले हो जाए या उसमें वो डिफ़ॉल्ट कर दे तो आप प्रॉपर्टी जो है उसकी डिस्ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डिले के 12 महीने तक अगर कोई डिस्ट्रेन करने की प्रोसेस शुरू नहीं हुई तो 12 महीने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद आरआरस की बात करें तो किसी ने अगर पेमेंट देनी है सोसाइटी की और अभी तक नहीं दे रखी है तो जब भी सोसाइटी उसको कहेगी, कम्युनिकेट करेगी कि भैया पेमेंट दीजिए अपनी, उसके 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो पेमेंट नहीं देगा तो उसके खिलाफ एक्शन जो है वो शुरू हो सकता है। और याद रखिएगा रजिस्ट्रार की जो भी फैसला रहेगा, जो भी उसका ऑर्डर रहता है, जो भी डिक्री रहती है, वो एक सिविल कोर्ट की जजमेंट के बराबर रहती है, ओके। ठीक है, तो आज की ये लास्ट स्लाइड है आई थिंक, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। यस, लास्ट स्लाइड में अगर देखते हैं तो वो है कि देखिए, कोई भी ऑर्डर अगर रजिस्ट्रार ने दिया है या किसी ने भी कोई ऑर्डर दिया है उसके खिलाफ अगर अपील करनी है आपकी, तो किसका दिया हुआ ऑर्डर है जिसकी अपील आप किसके पास कर सकते हैं वो देखेंगे। तो अगर डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसकी अपील आपको करनी है, वो है जॉइंट रजिस्ट्रार के पास। तो जॉइंट रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दिया है तो एडिशनल रजिस्ट्रार के पास जाएगी अपील, एडिशनल ने अगर दिया है तो रजिस्ट्रार के पास जाएगी, और अगर रजिस्ट्रार ने कोई ऑर्डर दे रखा है तो ट्राइब्यूनल के पास जाएगी, ठीक है। अब कहता है कि
अपील करने का हक कितनी देर तक होता है? तो अगर डिप्यूटी रजिस्ट्रार ने कोई फ़ैसला सुनाया तो उसके 60 दिन के अंदर-अंदर जो है अपील करनी है, और बाकी किसी ने रजिस्ट्रार या एडिशनल रजिस्ट्रार का कोई फ़ैसला तो उसके 90 दिन के अंदर-अंदर अपील करनी है। उसके बाद आप अपील करने का हक जो है वो खो देते हैं, ठीक है? और अपील के बाद एक रिव्यू का होता है कि रिव्यू में होता है कि आप अपना फ़ैसला देखिए कि वही सही था या नहीं। तो रिव्यू अपील जो है किसी भी केस में वो डाल सकते हैं आप विदिन 30 डेज़। उसके बाद आप रिव्यू अपील जो है वो नहीं डाल सकते। और आखिर में याद रखिएगा कि कंपनीज़ एक्ट 1956 के प्रोविजंस जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं होते, ठीक है? तो उनका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाए कि कंपनीज़ एक्ट 1957 का ये कोई पार्ट अगर इसके ऊपर एप्लीकेबल है तो कुछ एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है? और उसके बाद आखिरी पॉइंट है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई अमाउंट अगर उसने डिडक्ट कर दिया है, या उसने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई अमाउंट अपने यूज़ के लिए अगर ले लिया था, और अगर उसको उसने 14 दिन के अंदर-अंदर वापस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नहीं लौटाया, तो वो फिर पनिशमेंट के लिए लायबल हो जाएगा, ठीक है? तो 14 दिन के अंदर-अंदर उसको अगर कोई भी अमाउंट अपने यूज़ के लिए लिया है, तो उसको रिटर्न करना पड़ता है, अदरवाइज़ उसके खिलाफ जो है वो एक्शन हो सकता है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने निकाले हैं, जो भी हरी में हैं, जो अभी-अभी सोसाइटी अभी कोऑपरेटिव एक्ट्स पढ़ रहे हैं, जिनके पास वक़्त नहीं है, तो उनके लिए अगर इतना भी पढ़ेंगे तो काफ़ी सफिशिएंट है। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी, एंड बाकी के जो 2 एक्ट्स हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे जल्दी करने की। वक़्त की किल्लत है, इसकी वजह से जो हैं नहीं कर पाए हैं। आगे शायद 1-2 दिन का और डिले हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि दोनों एक्ट जो हैं वो आज कल में ही जो है हम कंप्लीट कर दें। तो इस वीडियो में कैसा लगा? क्या दूसरे एक्ट भी इस तरह से पढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।